दोस्तों क्या आप इस इडियम्स आउट ऑफ कैरेक्टर का मीनिंग जानते हैं? दोस्तों क्या आप जानते हैं थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग क्या होता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मीनिंग क्या होता है? एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तो भगवान का दिया है किस बात से डरता है? तो भगवान का दिया है किस बात से डरता है? नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग अपने इस इडियम्स एंड फ्रेजेस पर बेस्ड वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि ये जो हमारा वीडियो सेशन है, ये आपके सीपीओ के एग्जाम पर बेस्ड 2014 का लिया गया सारा का सारा इडियम्स एंड फ्रेजेस है। इस इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, ये हम आपको बताते चले। ये जो पूरा का पूरा वीडियो सेशन है, ये सीपीओ एग्जाम पर बेस्ड है। क्यों है? इसको बीच में हम लोग क्यों चला रहे हैं भाई, इसको हम आपको बताते चले। क्योंकि आपका सीपीओ का एग्जाम आगे होने वाला है, बहुत करीब है। तो जो भी आपका रिसेंट एग्जाम होने वाला रहेगा, उस एग्जाम से रिलेटेड कुछ वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इससे आपका बेनिफिट ये होता है कि आप में से ऐसे बच्चे जो रिलेटेड एग्जाम से ओरिएंटेड कुछ चीज़ें चाहते हैं, उनको उनका कंटेंट भी मिल जाएगा और अपना एसएससी का तैयारी तो चलता ही रहेगा। ठीक है? क्योंकि इन सभी को कौन कंडक्ट करता है भाई? तो एसएससी बोर्ड ही कंडक्ट करता है, ठीक है? और इन सबों का जो क्वेश्चन होता है करीब-करीब सेम ही होता है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट सारे एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले सारे एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है? अब जो आपका पैसेज होता है, क्लोज़ टेस्ट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है? यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल आपकी हाई एंड लो होती चली जाती है। और ये हाई एंड लो जो डिफ़िकल्टी लेवल है, ये थोड़ा-सा इस पर भी बेस्ड होता है कि आप किस टाइप के एग्ज़ाम को दे रहे हैं। उसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है? जैसे आप एमटीएस का पेपर देंगे, ठीक है? आप सीजीएल मेंस का पेपर देंगे, पैसेज दोनों में मिलेंगे, ठीक है? लेकिन दोनों के क्वेश्चन के लेवल में अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी कुछ लेवल में अंतर होता है, ठीक है? चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के हम लोग अपने इस आज के वीडियो सेशन को। देखिए आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को देखने को मिला ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ऑल आर माइट एंड मेन। अब ये जो माइट एंड मेन होता है इसका मीनिंग समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं एक इमेज की तरफ। अब ये देखिए ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है इसमें ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, ये लड़की अपने पूरे ताकत के साथ इस वजन को खींचने का प्रयास कर रही है। तो ये जो माइट एंड मेन होता है इसका मतलब ही होता है पूरे ताकत के साथ, पूरे ताकत के साथ, पूरे शक्ति के साथ, ठीक है? अब आ जाइए इससे रिलेटेड हम लोग आंसर को ढूँढने का प्रयास करें। हमारा पहला ऑप्शन है फुल फोर्स यानी पूरे ताकत से, पूरे बल के साथ। कंप्लीट ट्रस्ट यानी कि पूर्ण विश्वास के साथ। एक्सेप्शनल स्किल यानी कि सामान्य से हटकर जो अलग आपका गुण है, उसके आधार पर। फुल यूनिटी यानी कि पूरे सर्वसम्मति के साथ, ठीक है? पूरे एकता के साथ। अब आ जाइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फुल फोर्स, पूरे ताकत के साथ, जैसा कि इस इमेज में आपको ये लड़की करती हुई दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, नेल्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट। अब ये मास्ट क्या होता है भाई? ये हम सबों को पता होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए कि ये एक बोट है, ठीक है? ये एक ऐसे बोट है और इसमें कभी-कभी आप देखेंगे कि ऐसे एक डंडा लगा होता है, ठीक है? और इस प्रकार का यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नाव में ऐसे कपड़ा लगा हुआ होता है, ठीक है? और हवा का जो दबाव होता है इस डायरेक्शन में होता है और जिस डायरेक्शन में होता है, उसी डायरेक्शन में ये नाव मूव करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं मास्ट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मास्ट, ठीक है? अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, नेल्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट। इस इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देना, हार मानने से इनकार कर देना, झुकने से इनकार कर देना, ठीक है? यानी हम अपना हार मानने को स्वीकार नहीं करते, हम अपना हार मानने को तैयार नहीं है। इस तरीके का इसका मीनिंग होता है। आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। देखिए ऑप्शन क्या है? पुट अप अ कलरफुल मास्ट, मतलब एक कलरफुल मास्ट पहन लेना।
धारण करना। दूसरा रिफ्यूज टू क्लाइंब डाउन, मतलब उतरने से, उस नाव से नीचे उतरने से इनकार कर देना। नीचे उतर के मतलब अब आपका उस पे अधिकार नहीं है, आप हार मान लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। टुक ओवर द शिप, टुक ओवर क्या होता है? जबरदस्ती किसी पे नियंत्रण कर लेना, उस पे अपना अधिकार कायम कर लेना, या डिसाइडेड टू अबैंडन द शिप, मतलब शिप को छोड़ने का निर्णय ले लेना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर क्या बनेगा? अब हमारा एक ही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है? वी हैड बेटर बैटन डाउन द हैचेस, ठीक है। द वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल, इसको समझने के लिए फिर हम आपको लेकर चलते हैं एक इमेज की तरफ। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो नाव आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो आपको नाव दिखाई दे रहा है, इस नाव में आपको क्या दिख रहा है? ये नाव क्या क्या हो रहा है भाई? तो ये डूब रहा है, यानी कि ये संकटपूर्ण स्थिति में है। क्या है? संकटपूर्ण स्थिति में है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कहा गया? द वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल, जो मौसम है वो क्या है? उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बेहतर है, वी हैड बेटर, तो हम लोगों के लिए ये बेहतर होता कि हम लोग उसकी तैयारी, इस मुसीबत से निपटने की तैयारी पहले ही कर लिए होते, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो मुसीबत से निपटना बेहतर होता हम लोगों से, या उसकी तैयारी कर लेना हम लोगों के लिए बेहतर होता। तो मुसीबत से निपटने की तैयारी कर लेना, ऐसा ही कुछ इसका मीनिंग निकल रहा है। अब आ जाइए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं अपने ऑप्शन में। स्टे इंडोर, मतलब घर में ही रहना, घर के अंदर ही रहना। प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन, ये मतलब मुश्किल परिस्थिति के लिए, कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना। गो समवेयर सेफ, मतलब एक सुरक्षित स्थान पे चले जाना। अगला है फेस द ऑब्स्टेकल, मतलब जो मुसीबत है, जो कठिनाई है, बाधा है, उसका सामना करना। तो क्या होना चाहिए? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? हमारा आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ देखिए, फ्लाइज ऑफ अ टेंजेंट। फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना। ऑफ का मतलब क्या? दूर चले जाना। टेंजेंट का मतलब क्या होता है भाई? अब जरा देखिए, इसके पहले के OWS में भी हमने आपको बताया था, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ये एक सर्कल है, और सर्कल को, या सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस को टच करता हुआ जो लाइन क्रॉस करता है, जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। अब जरा आ जाइए ऑप्शन की तरफ। गेट्स कैरीड अवे, मतलब दूर चले जाना। दूसरा क्या है भाई? स्टार्ट्स डिस्कसिंग समथिंग इरिलेवेंट, यानी कि कुछ इरिलेवेंट टाइप का, जो रिलेटेड नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन करना। आगे देखें यहाँ पे, लूजेज हर टेम्पर इजिली, मतलब आसानी से गुस्सा हो जाना। अगला है डज नॉट रियली अंडरस्टैंड एनीथिंग, मतलब सचमुच में, वास्तव में कुछ समझ में नहीं आना, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ जरा ध्यान दीजिए। अब ये हमारा सर्कल है, अब इसके अंदर यदि हम आते हैं, तब तो हम किसी मुद्दे की बात पे आएंगे, हम किसी काम की बात करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टेंजेंट पे आप आए, और यहीं से क्या हुआ? फ्लाई कर गए, यानी उड़ गए। उड़ के से आप दूर चले गए, आप इधर खिसक लिए, यानी कि आप इसके अंदर आ ही नहीं रहे हैं, टेंजेंट पर भी आप रुक नहीं रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि आप मुद्दे की बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। आप मुद्दे से कहीं और चले जा रहे हैं। अक्सर देखिएगा, पॉलिटिशियंस का यही सब काम होता है। आप जिस पॉइंट को उनसे छेड़िएगा, वो क्या करेंगे? उससे आपको दूर, किसी दूसरे मुद्दे की तरफ ले जाएगा, ठीक है। नेताओं का ये सब गुण होता है, गोल-मटोल बात करेगा। चलिए आ जाइए, अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? गेट्स कैरीड अवे, मतलब दूर चले जाना। स्टार्ट्स डिस्कसिंग समथिंग इर्रेलेवेंट, तो यही तो होगा हमारा। मतलब आप जरा आइए, इस मुद्दे के बात पे आएँगे, तब तो आप तर्कसंगत बातें करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप इसको छोड़ के दूसरे पॉइंट की तरफ चले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या? कि आप इर्रेलेवेंट बातें कर रहे हैं, अतर्कसंगत, मतलब ऐसी बात कर रहे हैं जो तर्कसंगत नहीं, जो आपसे पूछा गया उससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि उसको आप कहीं और लेके चले जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब आ जाइए, हमारा आंसर क्या बनेगा? अब हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, द स्टूडेंट्स फॉट इट हार्ड, स्टूडेंट जो था वो बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, टू गो एट इक्वल स्पीड विद द प्रोफेसर। अक्सर देखिए, इसका सामना आपको कब करने को मिलता है? ये सिचुएशन आपको कब देखने को मिलता है? ज़रा ध्यान दीजिए, जब आप प्राइमरी स्कूल में होते हैं, छोटे-छोटे क्लासेस में होते हैं, जैसे नर्सरी, क्लास 1, क्लास 2 वगैरह-वगैरह में, तो आपके स्कूल में जो आपके टीचर होते हैं, शिक्षकगण होते हैं, वो आपको आसानी से चीज़ों को लिख कर के धीरे-धीरे समझाते हैं, ठीक है?
अब जब आप कॉलेज में चले जाते हैं, जैसे-जैसे आप हायर क्लासेस की तरफ जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो भी लेक्चरर होते हैं, वो आते हैं, लेक्चर डिलीवर किए, निकलते रहे, आपको समझ में आया, नहीं आया, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता। हाँ या ना? ऐसा ही होता है। और जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, उसको कहा जाता है कि ये वीक स्टूडेंट है, पढ़ने वाला नहीं है। वहाँ पे ऐसे ही उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है? और आप देखेंगे कि काफ़ी तेज़ी में पढ़ा के वो सामने वाला जो लेक्चरर है, वो निकल जाता है। फिर भी कई बच्चे आप ही के क्लास के ऐसे होते हैं, जो उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए नज़र आते हैं, या उनके दिए गए क्वेश्चन को वहाँ पे लेक्चर बोर्ड पे सामने क्वेश्चन लिखते हैं और नीचे बैठा हुआ जो बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, कई ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो उनके क्वेश्चन का तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है? मतलब वहाँ पे आपको ये फ़ील होता है कि हम टीचर के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं, और विशेष रूप से ऐसे स्टूडेंट जो रियली वीक होते हैं, उनका स्पीड वहाँ पे नहीं मैच कर पाता। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, द स्टूडेंट्स फॉउंड इट हार्ड टू गो एट इक्वल स्पीड विद द प्रोफेसर। मतलब जो स्टूडेंट है, वो प्रोफेसर के स्पीड के साथ अपने आप को मैच करने का हर संभव प्रयास किया, बहुत मुश्किल प्रयास किया, बहुत हार्ड वर्क किया, ठीक है? अब आ जाइए, इसका मीनिंग हमें चाहिए, हम लोगों को इसका मीनिंग चाहिए। गेट अवे फ्रॉम मतलब वहाँ से दूर चले जाना। नेक्स्ट, पुट अप विथ मतलब उनको बियर करने का प्रयास करना, उनके साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास करना। कीप अप विथ मतलब उनके साथ-साथ चलने का प्रयास करना। यहाँ पे है सामंजस्य बैठाना, ठीक है, उनको बर्दाश्त करना। तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चा जो है, उनके साथ चलने का प्रयास कर रहा था, बहुत प्रयास किया। रेस अगेंस्ट उनके खिलाफ रेस करना, तो यहाँ पे रेस का कोई चर्चा नहीं है। हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा कीप अप विथ, यानी कि टू कंटिन्यू विथ हिज और हिम विद द प्रोफेसर, ठीक है? टू कंटिन्यू विद द प्रोफेसर। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? माइंड डिड नॉट समथिंग आउट ऑफ कैरेक्टर। ये जरा ध्यान दीजिए, आउट ऑफ कैरेक्टर। जैसे कैरेक्टर क्या होता है भाई? तो किसी भी व्यक्ति का काम करने का अपना एक सामान्य तरीका होता है, जैसे हमारे पढ़ाने का अपना एक सामान्य तरीका है, ठीक है? हम इसी अंदाज में रहेंगे, हर व्यक्ति अपने अंदाज में होता है, ठीक है? अब ये हमारा क्या है? नेचर है, ये हमारा स्वभाव है, प्रकृति है कि हम इसी तरीके से आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, आपके साथ बिहेव करते हैं, ठीक है? लेकिन आउट ऑफ कैरेक्टर हो मतलब कभी-कभी यदि हम इससे अजीबो-गरीब स्थिति में दिखाई दें, ठीक है? तो हमको क्या कहा जाएगा? आउट ऑफ कैरेक्टर। क्या कहा जाएगा? आउट ऑफ कैरेक्टर कहा जाएगा। हम यदि अपने नेचुरल स्वभाव से अलग हट के कुछ दूसरे टाइप का रोल प्ले कर रहे हों, या हमारा स्वभाव यदि कभी उससे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा हो, तो कहा जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं आउट ऑफ कैरेक्टर। क्या कहते हैं? आउट ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। आइए चेक करते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डिड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू अ स्क्रिप्ट, यानी कि जो स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना। अगला है डिड नॉट बिहेव इन वंस यूजुअल नेचर, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ये हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ के देखते हैं। एक्टेड बियॉन्ड व्हाट वाज रिक्वायर्ड मतलब जिसकी जरूरत थी उससे अलग एक्ट करना। अगला है बिहेव लाइक अ हाइपोक्राइट, एक हाइपोक्राइट की तरह व्यवहार करना। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन दिस लास्ट लेग। अब जरा ध्यान दीजिए, लास्ट लेग में है, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि कब्र में है, उसका एक पैर कब्र में है, यानी कि वो मरने के कगार पे है, अबाउट टू डाई है, मरने वाला है बहुत जल्द, अब उसकी सांसें रुकने वाली है, आखिरी सांसें ले रहा है, इस टाइप का इसका मीनिंग होता है। आ जाइए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑन द वर्ज ऑफ रूइन माने बर्बाद होने के कगार पे, यहाँ पे वन नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑन द वर्ज ऑफ रूइन, ठीक है? रूइन का मतलब क्या होता है? बर्बाद होना। वर्ज ऑफ, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ऑन द वर्ज ऑफ ये आपसे पूछा जाता है, ऑन द वर्ज ऑफ, एट द वर्ज ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? के कगार पर, के कगार पर। नेक्स्ट अगला है ऑन हिज डेथ बेड, यानी कि मृत्यु शैया पर होना। एट द एंड ऑफ हिज विट्स माने कि उसका जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देना, कंफ्यूज्ड होना, पजल्ड होना। आगे देखें, एट द एंड ऑफ हिज जर्नी, वो अपने जर्नी के एंडिंग पे है, आखिरी समय में है, ठीक है? तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑन हिज डेथ बेड। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑन हिज डेथ बेड। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हॉर्न। देखिए ये ग्रीन हॉर्न क्या होता है भाई?
अब ग्रीन हॉर्न शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए करते हैं जो नौसिखिया हो, जो किसी काम को सीखने के लिए आया हो, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, कोई अनुभव नहीं हो, स्किल नहीं हो, ठीक है? किसी काम को करने का कोई उसका अनुभव नहीं रहा हो, नौसिखिया हो, नोवाइस हो। आ जाइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, एक गैर अनुभवी व्यक्ति। दूसरा, अ नोटोरियस फ्रॉड, एक कुख्यात फ्रॉड हो। अ बोस्टफुल पर्सन, एक डींग हाँकने वाला व्यक्ति हो। अगला है अ केयरलेस वर्कर, एक लापरवाह काम करने वाला व्यक्ति हो। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं।